हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुमित एंड आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए 11th क्लास का चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि ये रिलेट तो हमारी 9th क्लास से हमारा पीछा करता आ रहा है, लेकिन इसको हम अच्छे से समझेंगे हमारी 11th क्लास के अंदर। ठीक है, चलो। तो टॉपिक का नाम है एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। बिल्कुल आपने 9th क्लास में इसको नाम को सुना था, एटॉमिक मास क्या होता है, एटम क्या होता है। ठीक है, अब वही चीज़ यहाँ पर हम डिटेल में समझने वाले हैं, क्योंकि इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि हम बोलते हैं जी एटॉमिक मास निकालो, मोलर मास निकालो, मॉलिक्यूलर मास निकालो, फॉर्मूला मास निकालो। बच्चा इतनी सारी टर्म सुन के ही पागल हो जाता है। ग्राम एटॉमिक मास निकालो, वो बंदा कहता है कि भाई ये क्या है, एटम है, मॉलिक्यूल है, क्या है। ठीक है, तो इस कन्फ्यूज़न को ही हम दूर करने वाले हैं और अब इसको समझने वाले हैं। चलिए बात करते हैं एटॉमिक मास की। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं यहाँ एटम की। व्हाट इज़ एटम? हम कहते थे एटम एक इंडिविजिबल पार्ट है, या फिर हम कहें स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, हम उसे कहते थे। ठीक है, बट हमने देखा था उसके अंदर फर्दर एटम के अंदर एक न्यूक्लियस नाम की चीज़ हुआ करती थी जो पॉजिटिवली चार्ज होती थी। 9th में ऐसा पढ़ा है। ठीक है, और न्यूक्लियस के अराउंड कौन बाबू घूमते थे? न्यूक्लियस के अराउंड घूमते थे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या कंटेन करता था? न्यूक्लियस, एटम का न्यूक्लियस क्या कंटेन करता था? हमने पढ़ा था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन हैव पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज। और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते थे उन पे होता है नेगेटिव चार्ज। हमने बेसिक सी कहानी ये पढ़ी थी और हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा था। व्हाट इज एटॉमिक मास? वी सेड एटॉमिक मास इज अ सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। जितने आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं उनका सम ही एटम का मास होता है। बात सही भी थी, बिकॉज हमने ये पढ़ा था कि न्यूक्लियस के अंदर पूरे एटम का मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है, उसी के अंदर होता है। ठीक है, तो ये टर्म बिल्कुल सही थी। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ एक प्रोटॉन का मास, एक न्यूट्रॉन का मास, आप ऐड कर दीजिए, बिल्कुल सही है, एटॉमिक मास ही आएगा। लेकिन यहाँ पर बात आ रही है एटॉमिक मास, इट मीन्स जितने भी आपकी पूरी पीरियोडिक टेबल है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन, यूरेनियम, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन सबका मास कैसे निकाला, कि इनका एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करा जाता है, आपको बहुत अच्छे से समझाते हैं। अब हम देखिए, किसी भी चीज़ को अगर हमें मेजर करना हो, या फिर हमारे लिए कोई भी स्केल बनाया जाता है किसी चीज़ को मेजर करने का, तो वो हमेशा बनाया जाता है किसी के रिस्पेक्ट में, किसी के रेफरेंस में। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर मैं कहूँ मास की यूनिट क्या है, दैट इज़ केजी। ठीक है, अब ये केजी होती है, ये इसका वजन कितना होता है, ये किसने बताया हमें? किसने बताया? साइंटिस्टों की एक यूनियन बनी, उसमें उन्होंने एक इरिडियम रॉड है, इरिडियम की रॉड है, वो बाहर रखी हुई है कहीं। ठीक है, आई थिंक यूरोप में कहीं रखी हुई है। तो वहाँ पे उसका एक मेजरमेंट किया और उसको कह दिया साइंटिस्ट लोगों ने कि भाई इस इरिडियम रॉड के बराबर जिस किसी का भी हम अगर क्वांटिटी होगी मैटर की, वो उसका मास होगा। ठीक है, जैसे कि मान लो एक जगह मैं ये इरिडियम रॉड रखूं और एक जगह मैं अपना कोई सामान रखूं, अगर दोनों इक्वल बैलेंस हो गए, दैट इज़ 1 kg। हमने रेफरेंस क्या ले लिया केजी के लिए? हमने वो इरिडियम रॉड के मैटर, इरिडियम रॉड को हमने क्या ले लिया? दैट इज़ आवर रेफरेंस, कि किसी भी दुनिया में चीज़ का वजन अगर इसके बराबर आ रहा है, दैट इज़ 1 kg। अगर हम कहेंगे 50 kg क्या है, तो उस रॉड, उस जैसी रॉड 50 आ जाए और बैलेंस हो जाए, दैट इज 50 kg। तो इसी की रॉड के मास के बराबर से हमने, जो सब्जी वाला क्या कैसे तोल के देता है, बट बाट होते हैं लोहे के, तो उसकी हर एक चीज़ को फिर बना दिया गया इसी मेजरमेंट सिस्टम के हिसाब से, ताकि हम उसको मेजर कर पाएँ केजी में। ठीक है, तो वैसे ही हमें अगर किसी एक एटम का, एटम देखो अगर नॉर्मल अगर मैं कहूँ तो एटम हमें दिखाई भी नहीं देता। ठीक है, यूँ तो नहीं कह रहे देख वो रहा मैटर, वो रहा एटम हमारा छोटा सा, अरे वो रहा, तोल ले भाई से, नहीं। आप एटम को ऐसे वेट कर ही नहीं सकते, उसका मास आप कैलकुलेट कर ही नहीं पाओगे। तो उसके लिए क्या करा? उसके लिए भी उन्होंने एक रेफरेंस बनाया कि भाई किसी चीज़ का एक एटम का मास निकाल लो
उसके रिस्पेक्ट में देखेंगे कोई चीज़ कितने गुना हैवी है या लाइटर है, तो हम उसका मास निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही चर्चा चली, तो देखा गया सबसे पहले हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड रखा कि भाई हाइड्रोजन के एक एटम का मास निकाल लो, फिर देखते हैं कि कोई एलिमेंट इससे कितना टाइम्स हैवी है या लाइटर है, तो उस हिसाब से हम उसका मास निकाल लेते हैं। ठीक है, बट ये भी कामयाब नहीं हुआ। फिर ऑक्सीजन को रखा, वो भी कामयाब नहीं हुआ। फिर लास्ट में आया हमारा कार्बन C12। क्या लिया हमने? कार्बन C12। इसको स्टैंडर्ड ले लिया। स्टैंडर्ड क्या ले लिया? उन्होंने देखा कि भाई कुछ क्राइटेरिया रखे अपने कि भाई कार्बन C12 को ही क्यों लेना चाहिए। कुछ क्राइटेरिया क्या रखे कि भाई एक तो अबंडेंस, इसकी अबंडेंस अगर देखी जाए तो लगभग हर चीज़ के अंदर है, ह्यूमन बॉडी के अंदर है, आपकी प्लास्टिक के अंदर, मतलब कार्बन तो मैक्सिमम जगह प्रेजेंट है ही हर चीज़ों में। अबंडेंस अच्छी थी। इसके आइसोटॉप्स भी हैं, C12, C13, C14, ये इसके आइसोटॉप्स भी मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने अपना कुछ क्राइटेरिया फुलफिल किया और उस बिहाफ पर देखा कि हाँ भाई कार्बन हमें जच गया। तो उन्होंने क्या करा, कार्बन C12 के 1 एटम का 1/12, ध्यान से सुनना, कार्बन C12 के एक एटम का 1 एटम का 1/12 पार्ट एज अ रेफरेंस ले लिया। अब भाई हम कहेंगे कि 1 एटम का 1/12 पार्ट, 1 एटम का जो मास था उसका, ये अपॉन में नहीं है, 1 एटम का जो मास था उसका 1/12 ले लिया, उसे उन्होंने स्टैंडर्ड मान लिया। अब जैसे तैसे करके स्पेक्ट्रोमीटर, जिसके थ्रू हम एटम का मास वगैरह कैलकुलेट कर सकते थे, एक स्पेक्ट्रोमीटर है, उसके थ्रू ग्राफिकल स्टडी वगैरह उस बिहाफ पे करके उन्होंने कार्बन C12 के एक एटम का, कार्बन C12 के एक एटम का मास कैलकुलेट कर लिया। उन्होंने कहा भाई कार्बन C12 के 1 एटम मास 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, ये ग्राम में कैलकुलेट कर लिया। जैसे तैसे करके भाई हमने निकाल दिया। अब उन्होंने कहा कि अच्छा कार्बन C12 के एक एटम का मास आ गया, बट मैंने क्या कहा, उन्होंने क्या निकाला, रेफरेंस। क्या माना, कार्बन C12 के एक एटम का 1/12 पार्ट। तो C12 1 एटम मास इंटू में 1/12 विच इज इक्वल टू, इसको 12 से डिवाइड कर दीजिए। जब आप इसको 12 से डिवाइड करते हैं तो मेरी कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी है, दैट इज़ 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम आता है। ये वैल्यू निकल के आई कितनी, दैट इज़ 1.66 इंटू 10⁻⁻24। और इसी वैल्यू को हमने क्या मान लिया, हमारा रेफरेंस। मतलब इस वैल्यू को क्या कहा गया, इस वैल्यू को कहा गया 1 AMU, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। तो ये 1 AMU हमारा एटॉमिक मास यूनिट, हमने इसको रेफरेंस हमारा मान लिया कि 1 AMU। अब बराबर किसके आया, वैल्यू देखी तो हमने 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। देखो दोबारा से एक बार, हमने कहा भाई एटम का मास क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम। अब हम हर बार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ले करके आए, उनके मास को ऐड करते रहें, प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर मैं कहूँ भाई ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का तो मास ना के समान ही मान लो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आप हर बार 8 से मल्टीप्लाई करा फिर ऐड करा, बहुत प्रॉब्लम वाला लोचा है। तो इसीलिए उन्होंने क्या करा, एक स्टैंडर्ड सिस्टम बनाया जिसके थ्रू हम किसी भी एलिमेंट के एटम का मास कैलकुलेट कर सकते थे। तो उसके लिए उन्होंने क्या करा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कैंसिल कर दिया आइडिया, उन्होंने माना कार्बन को। उन्होंने कहा कि कार्बन के एक एटम का 1/12 पार्ट जो होगा उसे हम रेफरेंस मानेंगे, और इन ग्राम जब हमने उसे कैलकुलेट करा तो वैल्यू इतनी आई, जिस वैल्यू को उन्होंने एक नाम दे दिया एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो अब हमें एक रेफरेंस वैल्यू मिल गई। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं 1 दर्जन, अगर हम कहें 1 दर्जन
केले चाहिए, मतलब हमें कितने चाहिए 12 केले। मैं कहूँ भैया एक केले का मतलब 12 केले, कहता हूँ भाई 48 रुपये के, 48 रुपये दर्जन मान लो। वो कहता है भाई एक केले का वो बताओ रेट कितना है। तो आपने क्या करा 48 को डिवाइड बाय 12 कर दिया, तो कितना आ गया एक केले का आ गया कितना 4 रुपये का एक केला हो गया। ठीक है, महंगा चल रहा है यार। ठीक है, तो अब वो एक केले का मास, जैसे अगर मैं मास की बात करूँ, वो मैंने रेट निकाला, तो एक केले का मास कितना आ गया इतना, दैट इज 1.66 इंटू 10⁻24। दिस इज अ एटॉमिक मास यूनिट। अब उस एक केले से अगर मुझे 100 किलो का निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करके 12 से डिवाइड कर दूंगा, दर्जन में आ जाएंगे ना। तो वही चीज़ हम यहाँ निकाल सकते हैं। चलो अब केलो को दिमाग से निकालो, AMU को दिमाग में डालो। ठीक है, तो 1 एटॉमिक मास यूनिट इतना, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देखिए हम कुछ एलिमेंट्स के मास निकाल करके देखते हैं। ठीक, अब मैं यहाँ पर कहता हूँ जी ऑक्सीजन का मास कैलकुलेट, ऑक्सीजन के एक एटम का मास, ऑक्सीजन 1 एटम मास, ऑक्सीजन के एक एटम का मास अगर मैं निकालूं दैट इज 16 टाइम्स हैवियर देन जो आपकी वैल्यू थी 1 AMU। 1 AMU से 16 गुना ज़्यादा भारी होता है हमारा एक ऑक्सीजन का एटम। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 16 टाइम्स ऑफ AMU मीन्स AMU। तो ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना हो गया 16 AMU। सेम मैं नाइट्रोजन के एक एटम का मास कैलकुलेट करता हूँ, वो आता है 14 AMU, मतलब वो 14 गुना 14 टाइम्स हैवियर है 1 AMU से। अब अगर इसी मास को वो कह देते हैं कि एक्सप्रेस दिस मास इन ग्राम्स, इसको आप ग्राम में निकालिए, तो भैया AMU की वैल्यू आपको पता थी, इसको मैं निकालूं 14 इंटू में 1 AMU। 1 AMU की वैल्यू कितनी थी 1.66 इंटू 10⁻⁻24 इन ग्राम। आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपके नाइट्रोजन के एक एटम का मास आ गया ग्राम्स में। ठीक है, तो ये चीज़ आई थिंक क्लियर हो गई होगी आपको कि भाई कैसे हम किसी भी एलिमेंट का क्या निकालते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मतलब उसके एक एटम, सिर्फ एक एटम का मास निकाल रहे हैं। ठीक है, और एटॉमिक मास के लिए हमारे पास यूनिट क्या आ गई AMU, कि आप जब किसी भी एलिमेंट के एक एटम का क्या निकालते हो, जब आप निकालते हो उसका एटॉमिक मास, दैट इज इन AMU। इसको अब स्टैंडर्ड फॉर्म में यूज कर लेते हैं। AMU को कन्वर्ट कर दिया गया है U के अंदर। U इज अ यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास। कोई पूछता है जी ऑक्सीजन का 16U, कोई पूछता है जी सोडियम का, आप कहेंगे जी 23U, यूनिफाइड मास या AMU, बात एक ही है, वैल्यू वही रहेगी ग्राम में 1.66 इंटू 10⁻⁻24। आई थिंक अब आपको ये एटॉमिक मास वाली कहानी समझ में आ गई होगी। अब ऐसे ही अगर हम बात करें, हमारी दूसरी टर्म क्या है मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो एक बार मॉलिक्यूलर मास को और समझते हैं। देखिए अब हम निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास। मैं कहता हूं मेरे पास H2O का 1 मॉलिक्यूल है। अब इसके एक मॉलिक्यूल का मास निकालो। हाइड्रोजन का कितना आता है एक का 1 AMU या 1U आप लिख सकते हो। कितने हाइड्रोजन एटम हैं 2, प्लस में ऑक्सीजन के एक का कितना आता है 16 AMU या आप U लिख सकते हैं। टोटल कितना आ गया 18 AMU। मैं कहता हूं अमोनिया के एक मॉलिक्यूल का मास निकालिए। नाइट्रोजन का 14 AMU। हाइड्रोजन का कितना होता है 1 इंटू में 3 है ना, तो कितना हो गया टोटल 17 AMU। तो ये जो आप निकाल रहे हैं कंप्लीट मॉलिक्यूल का, इसे कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। व्हाट इज इट, दैट इज अ मॉलिक्यूलर मास। और जब आप निकाल रहे थे खाली कैल्शियम का निकालते 40 AMU, दिस इज अ एटम, ये एक एटम है। एक एटम का अगर आप निकालते हैं तो उसे क्या कहेंगे हम एटॉमिक मास। और एक मॉलिक्यूल का आप निकालेंगे दैट इज अ मॉलिक्यूलर मास। लिख तो दिया मैंने। ठीक है, अब आपकी ये टर्म क्लियर हो गई, एटॉमिक मास क्या है मॉलिक्यूलर मास क्या है।
एक एटम का मास ऑफ दैट एलिमेंट इज एटॉमिक मास, एक मॉलिक्यूल का मास ऑफ दैट एलिमेंट मॉलिक्यूलर मास। AMU या U में आपको लिखना है। अगर पूछे कि भैया ग्राम में एक्सप्रेस कर दो, तो AMU की वैल्यू आपको अभी हमने बताई, तो उसको मल्टीप्लाई करें ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इससे। इतने ग्राम भैया, इतने ग्राम ऐसे आप निकाल सकते हो किसी का भी, इनटू में 1.66 अगर आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है। अरे भाई 18 इंटू 1.66 10 की पावर -24, इतने ग्राम आप इसको ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म जो है मोलर मास। देखो एटॉमिक मास क्लियर, मॉलिक्यूलर मास क्लियर, अगली चीज़ है मोलर मास, और फिर उसमें आते थे ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। वो फंडा हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। वहाँ से आपके लिए एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट शुरू होगा, जो कि वो भी शुरू हुआ था आपकी हिस्ट्री बोले तो 9th क्लास में, और अब आ रहा है 11th क्लास में। दैट इज़ मोल कॉन्सेप्ट। आपको मोल कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से कराएंगे ताकि आप ये सारी चीज़ों का डिफरेंस अच्छे से कर पाओ। ओके बच्चा लोग, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना चैनल को नहीं भूलना। कोई दिक्कत है, क्वेश्चन है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।